मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ है हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी। सर पिछले दिनों हमने ऑपरेशन सिंदूर पर कई एपिसोड्स किए थे और भारतीय सेना ने जो सफलता प्राप्त की है उस पर हमने चर्चा की थी और आपने ये भी कहा था कि इस पर जैसे जैसे और जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ शेयर करेंगे। और अभी जो मेरी आपसे बातचीत हो रही थी तो आप एक स्कूल की चर्चा कर रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य की धरती पर बना हुआ ये स्कूल जिसका काफी योगदान रहा है भारतीय सेना में और खास करके इस ऑपरेशन सिंदूर में भी। हम इसके बारे में सर आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे कि कौन सा स्कूल है और क्या योगदान इसका रहा है। अमित जी धन्यवाद। आपने सही कहा कि ये जो स्कूल है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में स्थित है और जैसा कि माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम भी देहरादून में स्थित था। गुरु द्रोण के नाम से ही, द्रोणाचार्य के नाम से ही वो वहां पर देहरादून का नाम पड़ा है। और ये जो मेरा जो मानना है, ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो वो उनके उस आश्रम की जो संस्कार थे कि जो शिक्षक योद्धा बनाता है और योद्धा जो है सो राष्ट्र बनाता है। और योद्धा का अर्थ सिर्फ तलवार भाजने वाला नहीं। जैसा आप पहला स्लाइड देखेंगे उस स्लाइड के ऊपर आपको दिखेगा कि योद्धा हाथ में बंदूक लिए हुए एक लैपटॉप चला रहा है, तो वो स्कॉलर सोल्जर कि शिक्षक स्कॉलर भी बनाता है और सोल्जर भी बनाता है। और यही लोग आगे चल करके राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और ऐसा ही राष्ट्र निर्माण पिछले 75 सालों से राष्ट्र निर्माण में कंट्रीब्यूशन कर रहा है देहरादून में स्थित ये स्कूल राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज। और इसकी स्थापना तो 100 साल पहले भी थी, अंग्रेजों ने उसकी स्थापना की थी। वो एक डिमांड था कि भारतीयों को ऑफिसर कैडर में जगह दी जाए भारतीय फौज में। उस डिमांड को ध्यान में रख करके सेटअप किया गया था। 47 तक इसने वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत पराक्रम दिखाया। पार्टीशन के टाइम पे इसने काफी शांति बहाल करने में इसने काफी कंट्रीब्यूट किया। और 47 के बाद कश्मीर में नवंबर 1947 से लेकर के सिंदूर तक 75 साल में इसने राष्ट्र निर्माण में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन किया है। राष्ट्र रक्षा में तो अद्वितीय कंट्रीब्यूशन किया है। और ये कहानी जो मैं आपसे जब बात कर रहा था तो ये जो चर्चा आपसे हुई वो चर्चा आपसे ये करके हुई कि जब अभी एक इन्वेस्टिचर सेरेमनी हुआ है राष्ट्रपति भवन में, अलंकरण समारोह हुआ है जिसमें कि पदक दिए गए हैं, तो उसमें 3 व्यक्तियों को परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। और अगर आप अगला स्लाइड देखेंगे तो ये तीनों व्यक्ति साथ खड़े हैं और साथ खड़े होकर के बड़े मुस्कुरा रहे हैं। देखिए खास बात यह है कि एक नेवी के FOC इन सी सदर्न कमांड मतलब जो, और दूसरे एयर वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स है एयर मार्शल नरेंद्रेश्वर तिवारी, और तीसरे हैं DG आर्टिलरी लेफ्टिनेंट जनरल अदोष कुमार। जो लोग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी रखते हैं, जो लोगों को पता है कि क्या क्या रोल इन लोगों ने प्ले किया होगा। बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं होती हैं, लेकिन कई लोगों को इसकी जानकारी होती है और लोग उसके बारे में शेयर नहीं करते। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। और उसमें इन लोगों का जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है और आगे भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। और इन लोगों को परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। खास बात यह है कि ये तीनों पिछले 38 साल से मैं बताऊं पिछले 38 साल से एक साथ पिछले, और जब मैं 38 साल कहता हूं इसके पीछे आप आश्चर्य करेंगे कि 38 साल से कोई साथ कैसे हो सकता है। तो ये है कि 12 साल की उम्र में आंध्र प्रदेश से आए श्रीनिवास, स्टील सिटी ऑफ बोकारो जो अब झारखंड में से आए नरेंद्रेश्वर तिवारी, और दिल्ली से आए अदोष कुमार। 12 साल की उम्र में उन्होंने RIMC को ज्वाइन किया, फिर वहां से वो साथ शिक्षा दीक्षा पाई, फिर वहां से NDA गए, वहां भी साथ शिक्षा दीक्षा पाई, फिर अपने अपने आर्म्स में गए और आज वर्चस्व के लेवल पर पहुंच करके वो राष्ट्र रक्षा में अपना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये कोई नई चीज नहीं कर रहे, ये RIMC की एक लेगेसी रही है। जो मैं बार बार कहता हूं कि RIMC के लोगों ने 1947 के बाद से वहां के विद्यार्थियों ने
और वहां के शिक्षकों ने, जिन्होंने वहां के विद्यार्थियों को पढ़ाया लिखाया, उनमें वो जज्बा पैदा किया, उन लोगों ने 1947 से कंट्रीब्यूट किया है देश की रक्षा में। और नेता कोई हो, प्रधानमंत्री कोई हो, राष्ट्रपति कोई हो, लेकिन यहाँ के विद्यार्थियों ने अपना रोल बखूबी प्ले किया है, अपने किरदार को बखूबी निभाया है। जिस लेवल पे हो, कंपनी कमांडर हो या बटालियन कमांडर हो या ब्रिगेड कमांडर हो या डिवीजन कमांडर हो या आर्मी कमांडर, जिस लेवल पर रहे उन्होंने अपने रोल को बखूबी निभाया है। और मैं आपको ज्यादा इतिहास में नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको पीछे मैं ले चलता हूं आज से कुछ साल पहले, जब बहुत गर्व महसूस करते हैं हम लोग जिसके बारे में, ऑपरेशन बालाकोट, ऑपरेशन बंदर, जिसमें बालाकोट में जाकर के हमारे जहाजों ने इंटर करके डिस्ट्रॉय किया था वहां के टेररिस्ट ठिकानों को। उस समय एयर चीफ थे एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, और जो व्यक्ति ने कंसेप्चुलाइज करके एग्जीक्यूट किया था वो थे एयर मार्शल C हरि कुमार। तो ये दोनों व्यक्ति जो वर्चस्व स्थान पे थे एयरफोर्स में उस समय, इन दोनों व्यक्ति एक साथ स्कूल में रहे, 6 महीना 1 साल भर आगे पीछे रहे, लेकिन एक साथ रहे स्कूल में, साथ दौड़े, साथ रेस लगाया, साथ पढ़ाई की, साथ सजा भी पाई होगी। तो ये जो एक तब की जो एक गठबंधन बना, एक जो ग्लूइंग जो हुई इनके रिलेशनशिप में, उसने आगे चल करके बहुत सारे प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हासिल किए इस देश के लिए। हम थोड़ा और पीछे चले अगर कारगिल के तरफ, कारगिल आपको पता है कि पाकिस्तान ने सारे ट्रीटीज का, सारे मर्यादाओं का उल्लंघन करके सर्दियों के मौसम में डेजर्टेड एरिया में जाके ऑक्युपाई कर लिया था। और जब ये पता चला तो 1999 में अप्रैल के अंत से लेकर जुलाई तक ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिससे कि सारे पाकिस्तानियों को वहां से भगा दिया गया था। और एक से एक नामी ऑपरेशंस हुए, एक से एक नामी ऑपरेशंस हुए। उन ऑपरेशन के जो 3 महत्वपूर्ण जो एग्जीक्यूशनर्स थे, उनमें एक था ऑपरेशन विजय, जो कि नॉर्दर्न आर्मी, जो कि नॉर्दर्न कमांड ने लॉन्च किया था। एक था ऑपरेशन सफेद सागर, जो कि एयरफोर्स ने लॉन्च किया था। जो ऑपरेशन विजय जो था उसके कर्ता धर्ता थे लेफ्टिनेंट जनरल हरिमोहन खन्ना, और जो ऑपरेशन सफेद सागर था इसके कर्ता धर्ता थे एयर मार्शल विनोद पटनायक, दोनों एक साथ के RIMC में। और उस समय जो आपको पता है कि जो तोपखाना है, आर्टिलरी है, उसने बहुत ही अहम रोल प्ले किया था डिस्ट्रॉय करने में पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट्स को, तोपखाने ने और एयरफोर्स ने। उसके बाद फिर हमारी फौजें चढ़ करके उन्होंने कब्जा किया। तो उसमें जो गन्स इन कंसर्ट, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह बैठ करके जो हमारे ऑफिसर गन्स थे, तोपखाने के गन्स थे, बोफोर्स गन्स थे, उन्हें जो फायरिंग की थी वो पूरी संरक्षणा उस समय के DG आर्टिलरी लेफ्टिनेंट जनरल विनय शंकर ने की थी। और आज DG आर्टिलरी हैं अधोष कुमार, जिनके बारे में हमने चर्चा की। और आपको पता है कि इस बार आर्टिलरी ने क्या रोल प्ले किया है। तो विनय शंकर, करगिल पे हम आ जाए, विनय शंकर, हरिमोहन खन्ना और विनोद पटनायक, तीनों एक साथ के स्कूल पे, एक साथ स्कूल के मिट्टी के में सने, एक साथ के वहां के मेस में खाना खाया होगा, 1 साल राउंड्स लगाए होंगे। और वहां से जो मित्रता बनी उसने क्या रंग लाई आप देखिए। हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, कोई तो डाउट ही नहीं कि हमने कारगिल में उनको क्या सबक सिखाया। फिर हम थोड़ा और आगे आ जाए, सिर्फ लड़ाइयों का इंतजार नहीं किया, देश को जब भी जरूरत पड़ी, बॉम्बे 2008 जब टेररिस्टों ने कब्जा कर लिया बॉम्बे को, हम बड़े असहाय, बड़े बेचारे नजर आ रहे थे। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को मूव किया, मनेसर से बॉम्बे की तरफ उनको मूव किया। और उस समय जो कर्ता धर्ता थे, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हेड तो एक IPS ऑफिसर होता है, लेकिन जो ऑपरेशंस, जो कमांडो का व्यक्ति लीड करता है वो एक आर्मी ऑफिसर होता है। और ये आर्मी ऑफिसर जो कि IG ऑपरेशंस कहलाता है, ये आर्मी ऑफिसर तब थे मेजर जनरल अभय गुप्ता। अभय गुप्ता साहब ने 26 तारीख के शाम को कब्जा हुआ और 29 तारीख को हमने खाली कराया, और कुछ टाइम लगा उनको, लेकिन जब से इतला आई और तब से तक खाली नहीं करा दिया। 72-96 घंटे कोई सोया नहीं उस ऑपरेशन में, जब तक कि उन्होंने सारे टेररिस्टों को पकड़ नहीं लिया। और वो जो था कसाब
सारे टेस्टों को खत्म नहीं कर दिया, कसाब को पकड़ नहीं लिया, और कसाब का अरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इंटरनेशनली हमें टेररिज्म का केस पाकिस्तान के खिलाफ रजिस्टर किया और तसव्वुर राना जिसको एक्स्ट्राडाइट करके हम हिंदुस्तान लाए हैं, वो उसी केस में मुलजिम है, उसी केस में उसको अरेस्ट करके हम हिंदुस्तान लेकर के आए। तो अमित जी, मैं जो आपके सामने बात रखना चाह रहा था, कहना चाह रहा था, वो ये बात कहना चाह रहा था कि जो मैंने इसकी जो टाइटल दी थी कि एक स्कूल जिससे पाकिस्तान डरता है, वो स्कूल है RIMC, और इसके पीछे जो कारण है वो मैंने आपको बताए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि 71 की लड़ाई में, जिसमें कि हम बहुत ज्यादा हम जायज क्रेडिट देते हैं जनरल JS अरोड़ा को, जिन्होंने बांग्लादेश को लिबरेट कराया, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के सेना को कश्मीर से कच्छ तक किसने रोके रखा? उस समय की हमारी वेस्टर्न आर्मी और सदर्न आर्मी ने। उनके कमांडर इन चीफ्स कौन थे? उनके कमांडर इन चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम KP कैंदित और लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल बेवूर। इन दोनों ने पाकिस्तानी आर्मी को, वेस्टर्न फ्रंट को बिल्कुल शांत रखा, उन्हें रोके रखा वहां से जब तक कि हमारे ऑपरेशन ईस्टर्न फ्रंट पर पूरे नहीं हो गए बांग्लादेश पर नहीं। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो मेरा कहने का ये था, और उसके बाद मतलब कितनी लड़ाइयां हैं, कितने परमवीर चक्र है, विक्टोरिया क्रॉस है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, गैलेंट्री मेडल्स है, सेना मेडल है, वायुसेना मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल है, पता नहीं कितने मेडल यहाँ के विद्यार्थियों ने जीते। और हर एक साल एक खास बात ये, जो कि आपको लास्ट स्लाइड आप देख रहे हैं, उसमें खास बात यह कि हर एक साल जब स्कूल अपना फाउंडर्स डे मनाता है 13 मार्च को, तो यहाँ के सारे ओल्ड बॉयज, जो लड़के वहां तामिल अभी हासिल कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होकर के, वो लड़के, अब तो लड़कियां भी, उनके साथ खड़े होकर के, वो वॉर मेमोरियल है एक हमारा, उसके सामने खड़े होकर के हम अपने वीर मतलब कैडेट्स को याद करते हैं कि जिन्होंने देश के लिए इतना काम किया, राष्ट्र निर्माण में इतना कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरे ख्याल से एक सलाम तो RIMC को बनता ही है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तो वाकई घबराता है RIMC के नाम से और उनके एलुमनाई रिपब्लिकन्स के नाम से। जी बिल्कुल। और जब आपने चर्चा RIMC की है सर, तो एक राज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप भी RIMC के प्रोडक्ट रहे हैं और आपने वहीं से शिक्षा हासिल की थी और बाद में आपने पत्रकारिता ज्वाइन की। लेकिन डिफेंस सेक्टर पे, जिसको डिफेंस बीट बोलते हैं, उस पर जो आपकी जबरदस्त पकड़ है, जो लगता है वो शायद वहीं से आई है। और एक बहुत बेहतरीन वॉर रिपोर्टर के तौर पर भी आप जाने गए जब कारगिल की वॉर हुई थी। तो ये जो आपके अंदर डिफेंस के लिए एक स्पेशल जानकारी है सर, मुझे लगता है कि वो आपकी वहीं से है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ अमित जी, कि मुझसे कई बार पूछा जाता है कि आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई कहाँ से की। मैंने जर्नलिज्म की कोई पढ़ाई नहीं की, एक्सेप्ट RIMC का जो जर्नलिज्म क्लब था उसका मैं सदस्य था। और 1982 में हमारी जो डायमंड जुबली मैगजीन, 1997 में हमारी प्लैटिनम जुबली का इतिहास, और सन 2022 में हमारा जो इतिहास लिखा गया है, सेंटेनरी इतिहास, इन सब में मैंने कंट्रीब्यूट किया, न्यूज लेटर से कंट्रीब्यूट किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वाई ओनली डिफेंस, मैंने कई लीडरशिप रोल्स प्ले किए हैं जर्नलिज्म में, और लेकिन अगर इफ पीपल फाइंड मी टू डूइंग अ जॉब टू अ प्रोफेशन, इट इज बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग एट RIMC। जी, वहां जो एक शिक्षा मिली कि चीजों को डिलीवर करने का, वो कहते थे बैक बोरो स्टील और प्रोड्यूस, लेकिन करना है, चीजों करना है, नेवर सेड डाई। वो एटीट्यूड जो इनकलकेट हुआ, मैं फौज में नहीं गया, किन्हीं कारणों से नहीं जा पाया, लेकिन मुझे अभी भी लगता है, मैं इस बात को मानता हूँ कि इफ आई एम एबल टू, अगर मेरे अंदर एक कई लोग कहते हैं कि कई तरह के लोग बातें करते हैं कि मैच्योरिटी की बातें करते हैं, भाषा की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं इन सारी चीजों की क्रेडिट अपने RIMC के 5 साल के प्रवास को और वहां के शिक्षकों को देना चाहता हूँ, क्योंकि जो जज्बा, जो शिक्षा उन्होंने दी, वो कहीं और नहीं मिल सकती थी। और आज भी वो शिक्षा जारी है, लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शिक्षा मिल रही है। और मेरे ख्याल से आने वाले वर्षों में भी RIMC देश की, राष्ट्र की ऐसी ही सेवा करता रहेगा जैसे कि अभी तक करता आया है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जैसे कि आपने भी कहा भी कि पत्रकारिता को भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है,
तो इसमें अगर आप जो आपने बात बताई कि आरआईएमसी से जो आपने नेवर से डाई वाला जो एटीट्यूड आपने लिया और परफेक्शन के साथ चीजों को डिलीवर करने का जो एटीट्यूड आप में आया, पत्रकारिता में भी बहुत काम आता है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आरआईएमसी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाई जाती थी कि हम उल जलूल बातें ना करें। ये बहुत जरूरी था, लूज टॉक ना करें। ये एक बहुत अहम शिक्षा थी। और मेरे ख्याल से अगर मेरे पत्रकारिता में का अगर मापदंड देखा जाए तो मैंने शायद लूज टॉक नहीं किया, तथ्यों के आधार पर बात किया है। और यह शिक्षा मुझे आरआईएमसी से मिली। और मेरे ख्याल से आरआईएमसी का प्रत्येक विद्यार्थी उल जलूल बातें लूज टॉक नहीं करता है। ये वहां का एक मेजॉरिटी ऑफ देम, मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता, मेजॉरिटी ऑफ देम। जी बिल्कुल। और अच्छी पत्रकारिता वही होती है जो फैक्ट बेस्ड हो और जिसमें आप फालतू की बातें ना करें। तो सर, आज आपने आरआईएमसी की चर्चा की और उसके इतिहास के बारे में हमें विस्तार से बताया, क्या योगदान रहा है भारतीय सेना में, इसकी आपने जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी आपने जानकारी दी कि इस बार क्या योगदान दिया है वहां के विद्यार्थियों ने। और कहा भी जाता है कि अगर स्कूल के दिनों की दोस्ती जिंदगी में सबसे गाढ़ी दोस्ती होती है, और वही विद्यार्थी अगर प्रोफेशनल क्षेत्र में भी, खासकर अब जब भारतीय सेना में साथ होते हैं, तो कैसा जबरदस्त कोऑर्डिनेशन उनमें होता होगा आपस में, ये हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस मुद्दे पर चर्चा की। आरआईएमसी के योगदान पे, ऑपरेशन सिंदूर पे तो कई बातें हुई है, लेकिन इस इशू पे आरआईएमसी के योगदान पर अब तक किसी ने बात नहीं की थी। आज आपने बात की, हमारे साथ विस्तार से चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की चर्चा यहीं पे, हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।